हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज टॉपिक, जो कि हम किरण बुक से कर रहे हैं लेटेस्ट, जिसमें मोर देन 10,500 क्वेश्चन है। और हमारा जो टाइप चल रहा है वो है टाइप 6। और इस टाइप की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 20 तक, यानी हम 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर और देखेंगे उन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, तो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। चलिए, हमसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को जस्ट सेकंड, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सचदेव गेट इंक्रीज बाय 5%। 5% बढ़ जाती है जो सचदेव है उनकी जो मासिक आय है। तो इसका मतलब इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। अगर मैं इनिशियल मान लेता हूँ कि 100% है, तो वो क्या हो जाती है, बढ़कर वो 105% हो जाती है। समझ गए आप। मैंने 100% मान लिया 100%, और उससे 5% और बढ़ गया तो वो हो गया 105%। ठीक है, सो अब वो बढ़ने के बाद क्या हो जाती है, देयर बाय हिज सैलरी बिकम्स 15,120। इसका मतलब बढ़ने के बाद, इसका मतलब ये जो है इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 15,120 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं अपनी। हमसे पूछा है कि हमको अर्लियर परसेंटेज निकालनी है, हमको अर्लियर परसेंटेज निकालनी है, या कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा क्या होगा, हम जो है 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा 105% जो है किसके बराबर है, वो है हमारा 15,120 के बराबर। तो 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20, 7 3 21, 7 7 4 28, 7 4 7, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, हमने 5 2 10, 5 3 15, 0 आएगा ना यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना। चलिए क्या है, हमने 5 से कैंसिल किया था, तो 5 3 15, 0, 5 3 10 और 5 4 20। ठीक है ना। अब हमने 7 3 21, 7 से इसको काटते हैं, 7 4 28, 7 3 21, 7 2 14, और ये हमारा जाएगा 3 से। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 1 3 और 3 4 12 और 3 4 12, यानी 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 144। ठीक है ना। और यहीं अगर हम निकालते पूरी 100% की वैल्यू, तो हम यहाँ पर पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14400 रुपीज़। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो हमने कैलकुलेशन किया ना, ये सारी की सारी एनुअल पे है, क्योंकि हमको क्या दिया गया था, इंक्रीज द मंथली सैलरी। अच्छा, ये जो रुपए मिलते हैं ना उसको, ये जो 15,120 है, ये जो रुपए मिले ये एनुअल है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस है ना, ये सारी हमको एनुअल वैल्यू दे रही है। तो ये हमारी क्या है, ये यहाँ पे हमारी एनुअल सैलरी है, ये यहाँ पे एनुअल इनकम है, इनिशियल एनुअल इनकम। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनिशियल एनुअल इनकम। ठीक बात है, ये मतलब सालाना वो है आपकी आमदनी है। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मासिक। तो मासिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 1440 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 12 जा 144, तो 0 रुपीज़। ठीक है ना। तो हमारे पास जो हमारी मंथली इनकम आ गई वो कितनी आ गई, मंथली इनकम, जो मंथली इनकम है दैट वुड बी ₹1200। ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सी बात है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं क्विकली। हमारी जो इन्होंने परसेंटेज दी हुई थी वो क्या, 5% बढ़ा दिया। तो मैंने माना कि इनिशियल वैल्यू जो हमारी 100% है इनकम की, तो फाइनल वैल्यू होगी 105%। अच्छा, हमको क्या बोला गया, हमको ये बोला गया कि जो एनुअल इनकम है बढ़कर कितनी हो जाती है, जो एनुअल इनकम है बढ़कर हो जाती है 15,120 रुपये। तो यानी जो 105% की वैल्यू है वो 15,120 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने निकाला 1% की वैल्यू हो गई 144, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 14400। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमको क्या बोला गया, तो ये जो क्या हुआ, ये हमारे पास जो है जो इनिशियल है ना, इनिशियल एनुअल इनकम आई हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल एनुअल इनकम से ही तो इक्वेट किया था फाइनल एनुअल इनकम से। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल एनुअल इनकम आ गई।
इनिशियल एनुअल इनकम आने के बाद हमसे पूछा गया था कि आपको मंथली निकालनी है, तो मंथली के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1200 आ गया रुपीज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन the cost of daily ticket of local train is ₹50 and monthly pass cost is ₹1125। तो ऐसा होता है कि जैसे आप कॉलेजेस वगैरह जाते हैं आप, तो कई बार क्या होता है आपको रोज ट्रैवल करना होता है, तो उस टाइम में आप मंथली पास बना लेते हैं जो कि थोड़ा सा कम खर्चे का पड़ता है, तो कुछ रुपये आपके बच जाते हैं, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ऐसा ही इस व्यक्ति ने किया। इसने क्या किया, इसने दो सिचुएशन को कंपेयर किया। एक तो सिचुएशन को इसने कंपेयर किया जब वो पूरे के पूरे महीने यानी कि पूरे के पूरे 30 दिन जो है बिना किसी पास के जा रहा है, यानी रोज टिकट खरीदता है, और टिकट की कीमत कितनी है 50 रुपये। और अगले केस में वो क्या करता है, वो अगले केस में समझदारी से काम करता है और मंथली पास बनवा लेता है, जो कि कितने का है 1125 रुपये का। अब उसने ये बोला है कि तुम मुझे बताओ कितने पैसे का, कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन CGL Tier 1 में पूछा गया, CGL प्री में 2017 को। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि पास जब आपके पास है और जब विदाउट पास, ठीक बात है। अच्छा, जब आपके पास पास है तो आप क्या कर रहे हैं, तो आपको केवल कुल रुपए कितने लग रहे हैं 1125। ठीक है ना, और जब आपके पास पास नहीं है तो प्रतिदिन 50 रुपये लग रहे हैं, और कितने दिनों तक लग रहे हैं, 30 दिन जा रहे हैं तो पूरे 30 दिनों तक लग रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया आपके पास 1500। ठीक है ना, और ये आपके पास वाले रुपये। तो कितने रुपये बचाए आपने बचाए 375 रुपये। इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 375 रुपये। ठीक है ना, और आपका जो विदाउट पास जो मतलब ओरिजिनल सिचुएशन जो है वो क्या है, ओरिजिनल सिचुएशन है विदाउट पास की, जब आप बिना पास के जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कितने सेव किए हैं। एक्चुअली उन्होंने पूछा भी है कि उन्होंने कितने प्रतिशत सेव किया है, तो प्रतिशत सेव किया, तो इसका मतलब आपको जो बड़ी वाली वैल्यू है ना वो लेनी होगी जो कि विदाउट पास है। तो यहाँ पे आ गया 1500। ठीक है ना, कितना प्रतिशत उसका बचा, पैसा बचा, तो आपको कितना बचेगा, तो 375 अपॉन जो पैसे लगे उसको विदाउट पास, तो 1500 हो गया। और परसेंटेज निकाले तो अपने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 15 टू जा 30 और 15 5 जा 25, तो हो जाएगा 15 5 जा 75, 25% आ जाएगा हमारा। तो 25% हो गया आंसर। मैं बताता हूँ आपको फिर से, क्विकली रिवाइज करते हैं। दो सिचुएशन है इसमें कि एक बार तो कोई इंडिविजुअल है वो 300 दिन महीने के 50 रुपये की टिकट लेता है हर दिन और ट्रैवल करता है, तो उसके पास कितने रुपये का खर्चा आ गया, उसके बाद जो रुपये आ गए वो 1500 का खर्चा आ गया। ठीक है, लेकिन वो दूसरी बार क्या करता है, वो दूसरी बार ये सोचता है कि क्यों ना मैं मंथली पास ले लेता हूँ जो कि 1225 रुपये 1125 रुपये का है। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा, अब उनसे पूछा गया कि बताइए कि उसने कितने प्रतिशत बचा लिए, तो क्या हुआ, हमारे पास 375 रुपये बचे, और बचाए कितने पे हैं, तो इनिशियल जो सिचुएशन है वो है हमारी, जब वो 50 रुपये से जा रहा है, 50 रुपये से जा रहा है, इसका मतलब वो 1,500 रुपये उसका खर्चा होगा। तो इनिशियल क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे आपका और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमसे जो परसेंटेज पूछी गई है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 1500 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो इनिशियल सिचुएशन है ना वो हमारी 1500 रिजल्ट दे रही है, तो हम इसे यहाँ पे 1500 कर लेंगे। चलिए अब इसमें क्या पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे ना एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये जो शब्द है ना रिमेनिंग, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे कहीं रिमेनिंग लिखा हो, कहीं लेफ्ट वर्ड यूज़ हो रहे हो, या फिर कहीं रेस्ट वर्ड यूज़ हो रहे हो। ठीक है ना, तो इन सब जगहों पे क्या आता है, इन सब जगहों पे आपको रेशियो मेथड लगाना होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन जिनके साथ रिमेनिंग आ रहा है ना उन्हीं के साथ आपको लगाना है। तो जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक जो व्यक्ति है ना वो अपनी पूरी आय का 30% आय जो है दान कर देता है ना, चैरिटी में दे देता है अपना 30%। तो क्या हुआ उसके बाद 30% अगर वो दान में दे देगा, तो मान लीजिए 100 रुपये थे उसके पास, इनिशियल ये है, और फाइनल जो उसके पास बचा है, तो उसके पास कितने बचे, 100 में से 30% दान में दे दिया तो 70 बचे उसके पास। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट केस में, ये तो पहला केस हो गया। जो नेक्स्ट केस है उसमें ये बोलता है कि 30% और 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ वो जो अपनी वाइफ को दे देता है और अपने बेटे को दे देता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि 30% और 25% दोनों के बाद रिमेनिंग आया है। आप समझ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 30% को आप यहाँ 100 और रेशियो 70 लिख दें और फिर उसके बाद जो है 100 और 75 लिखें। इन दोनों को 1% आपको मानना पड़ेगा। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक पैटर्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती बहुत होती है। ठीक है, जब आपको बोला गया है रिमेनिंग वेल्थ और ये एक ही बार यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक ही बार, अगर ऐसे किया जाता कि 30% रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड उसका भी रिमेनिंग 25% टू हिज सन, तो आप दोनों को अलग अलग लिख लेते, 100:70 लिख लेते और फिर 100:75 लिख लेते। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, 30% और 25% जो है बची हुई जो उसकी इनकम है, जो उसका पैसा है, जो संपत्ति है, उसका जो है उन्होंने बीवी को और बेटे को दिया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही परसेंटेज मानेंगे, इन दोनों को एक ही परसेंटेज मानेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में उतार लीजिएगा कि ये दोनों चीज़ें एक ही परसेंटेज मानी जाएंगी। अब एक ही परसेंटेज मानी जाएंगी तो इसको क्या बोलेंगे, 30 + 25 यानी 55। ठीक है, तो 100 का 55 अगर उनको देते तो बचा कितना आपके पास, 45 ही तो बचा बस। ये बात ठीक है। 100 का इन्होंने जो क्या किया, हमने देख लिया कि कुल मिला के 55% जो है उसने क्या किया, 55% उसने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 45 ही तो बचा। यहाँ पर हमेशा बचा हुआ आता है लेफ्ट कह लीजिए, सेव कह लीजिए, रिमेनिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कटा, 5 × 20 और 5 × 10 और 0 आ गया यहाँ पे, 5 × 9 = 45, तो 10:7 और ये आपके पास आ गया 20:9। ठीक है ये बात, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने 200 और रेशियो 63, तो ये उसके पास सेविंग्स है, ये उसका पैसा बचा है। ठीक है, ये पैसा बचा है। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि ये जो पूरा पैसा है ना, ये उसने 3 बहनों में बांट दिया। अब भाई 63 रुपये हैं आपके पास, 63 रुपये, और आपने तीनों बहनों में बराबर बांटे हैं, तो इसका मतलब 63/3 हो जाएगा, यानी 21। और 21 की वैल्यू उसने कितनी दी है कि एक बहन को 42 लाख रुपये मिल रहे हैं, तो एक बहन को 42 लाख रुपये मिल रहे हैं, और हमारे हिसाब से एक बहन को कितने मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से एक बहन को 21 मिल रहा है, 21 मिल रहा है, तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख के बराबर। ठीक है ना, तो एक की वैल्यू 2 लाख के बराबर होगी, तो इनिशियल कितना माना था, इनिशियल हमने माना था 100, इनिशियल हमने कितना माना था, इनिशियल हमने 100 माना था, तो हमारे हिसाब से 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू है 2 लाख, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों का 100 से, तो आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 200। एक की वैल्यू 2 है ना, सॉरी एक की वैल्यू 2 है, और हमारे हिसाब से क्या था, जस्ट एक सेकेंड 100 था ना हमारे हिसाब से, तो 200 एक सेकेंड, हमारे हिसाब से जो इनिशियल को, अच्छा हमारे हिसाब से जो इनिशियल है वो 200 है ना, जो मतलब इसके पास जो संपत्ति थी वो 200 है, और उसमें से 63 बचते हैं इसके बाद, जिनको वो 3 बेटियों में बांट देता है अपने 3 डॉटर्स में। ठीक है, तो हमारे पास 200 की वैल्यू हमको निकालनी है, एक की वैल्यू कितनी है 2 लाख, और अगर आप इसको पूरे को 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 400 लाख। आई होप यहाँ पास समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक की जो वैल्यू है वो 2 लाख के बराबर है, और आपने जो है इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ लिख लीजिए आप, जो इनिशियल है आपकी वो वैल्यू है 200। ठीक है ना, क्योंकि यही तो इनिशियल है, तो ये 200 है, और हमको क्या निकालना है, एक की वैल्यू हमारी 2 लाख के बराबर है, तो 200 की वैल्यू 4 लाख के बराबर, 400 लाख के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ना फिर से रिकैप करता हूँ थोड़ा सा, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्ड है ना रिमेनिंग वेल्थ, ये रिमेनिंग वेल्थ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में है क्या ना, इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा ही ट्विस्ट करते हैं लैंग्वेज के साथ, जैसे कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने जब ये बोला अ मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ, तो हमको समझ में आ गया कि 100 रुपये है, तो 30 रुपये उसने दान कर दिए, बचे कितने 70 रुपये, तो 100 आ गया इधर इनिशियल, और बचे कितने, वो है 70 आपके पास। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन तो आपकी क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो फिर सेकंड सिचुएशन में क्या कहता है ना कि 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ, तो ये जो ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ है ना, ये इन दोनों के लिए यूज हुआ है, तो हमको इन दोनों को ही एक परसेंटेज मान के सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी दोनों परसेंटेज के साथ एक ही बढ़ा रहा हूँ ना, रिमेनिंग एक के बाद एक ही वो आ रहा हो कंबाइंड एंड के साथ, तो हमेशा उन दोनों परसेंटेज को एक ही मानो। इसका मतलब वो बेटी में, अपनी वाइफ में और अपने बेटे में कितना प्रतिशत, 30% और 25% वो कर देता है ना डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका मतलब वो जो है टोटल 55% जो है अपनी बीवी और अपने बेटे को दे देता है। तो 100 का, तो वो 100 का 55% अपनी बीवी अपने बेटे को देता है, यानी बचा कितना 45। ठीक है ना, 45 बचा। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास रेशियो बच गया है 10:7 और बच गया है 20:9, रेशियो 9। ठीक है ना, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 200 और 63, तो हमारे पास क्या आया कि उसकी जो इनिशियल संपत्ति थी ना आदमी की, वो 200 थी, लेकिन उसके बाद जो आखिरी में पैसे बचे ना वो 63 बचे। अब वो 63 पैसे का पता क्या करता है, 63 रुपये जो है, 63 यूनिट जो है, 63 यूनिट जो है, ये 63 यूनिट वो 3 बेटियों में बांटता है, 3 डॉटर्स में, तो इसका मतलब 63/3 बराबर बांटेगा। तो 21 जो 21 है
उसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, जो 21 है उसकी वैल्यू इसने 42 लाख दी है। समझ इस चीज़ को, जो 21 है इसकी वैल्यू उन्होंने 42 लाख दी है, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 2 लाख, और हमको इनिशियल निकालने की उसकी संपत्ति कितनी थी, और हमारे हिसाब से संपत्ति कितनी है, हमारे हिसाब से संपत्ति है 200, तो 200 इंटू 2 लाख कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400 लाख। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो कीजिए पॉज और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल प्रॉपर जो इसका कन्वेंशनल मेथड है उसी मेथड से करेंगे, क्योंकि वही इसका बेस्ट मेथड है। एक्स मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अ मैन एनुअल्स इनकम हैज़ इंक्रीज बाई ₹5 लाख। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सालाना आय है ना किसी व्यक्ति की, वो 5 लाख रुपए से बढ़ गई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लीजिए उसकी जो फाइनल है वो होगी कुछ और इनिशियल होगी उसकी कुछ। तो मैंने मान लिया इनिशियल है उसकी एक्स और फाइनल होगी उसकी x + 5। ठीक है ना, मैंने ये x जो है ना लाख है, ये x लाख है और ये भी लाख है। ठीक है ना, तो ये दोनों लैक्स में क्वांटिटी हैं। तो x + 5 लाख होगी और ये x लाख होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो वगैरह कोई झंझट नहीं, क्योंकि ये भी लाख में और ये भी लाख में, तो x + 5 हम सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है, बट द टैक्स ऑन इनकम ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 12%। इसका मतलब पहले तो 12% दे रहा था, तो इनिशियल क्वांटिटी ये है ना, तो इनिशियल क्वांटिटी में वो कितना टैक्स दे रहा था, इनिशियल क्वांटिटी में वो टैक्स दे रहा था 12%, 12/100 हो जाएगा। लेकिन अब वो कितना दे रहा है, अब वो दे रहा है फाइनल में मतलब 10%, थोड़ा सा टैक्स कम हो गया। अभी क्या बोला, ही नाउ पेस, इसका मतलब अब वो 10,000 रुपये ज़्यादा देता है, अब ज़्यादा देता है, इसका मतलब इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ी है क्योंकि ज़्यादा देता है ना ये, और ये इसके कितना बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 हो गया। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि ये भी लैक्स में, ये भी लैक्स में, और ये तो रेशियो है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज तो रेशियो होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट का। ये भी लैक्स में, तो इसका मतलब मेरे को ये भी लैक्स में करना पड़ेगा, तभी तो मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा इनकी। ठीक है, तो मुझको क्या समझ में आता है, मुझको ना लाख से ये समझ में आता है कि जो उसमें ना 5 जीरो होने चाहिए। मुझको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, मुझको केवल यही बात समझ में आती है कि अगर आप लाख बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 5 जीरो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 10,000 है ना, तो यहाँ पे 4 जीरो है, तो मैंने एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और एक जीरो से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 10 और ये हो गया 10। ठीक बात है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये वाली जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर इसको सीधा आंसर लिख दूंगा 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो आपके पास क्या आ गया, ये 1 लाख आ गया और नीचे है 1, नीचे है 10। तो आपने क्या किया, ये जो 1 लाख है ना इसको आप 1 लिखिए, क्योंकि आप 5 लाख को 5 लिख रहे हैं ना और x लाख को x लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब 1 लाख को आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक बात है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख को 1 लिखा। अब मैं इसको ना सेपरेटली लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी बनी रहे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x लाख को जो आपका 1 लाख है उसको 1 ही लिखा रहने दिया, तो x + 5 ये हो गया 100 माइनस x ये हो गया 1200, 12/100 इज इक्वल टू 1/, और ये 10 आ जाएगा। ठीक बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, आपके एक जीरो से एक जीरो और ये वाले जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने एलसीएम लिया तो 10 उधर जाएगा, तो आपके पास क्या है 10x + 50 हो गया यहाँ पे माइनस 12x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 10। ठीक बात है। अच्छा, अब आपके पास क्या गया -2x। ठीक है, तो ये हो गया -20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 लाख। तो इसका मतलब जो आपकी इनिशियल सैलरी थी ना, जो इनिशियल इनकम थी वो 20 लाख रुपए थी। ठीक है, जो इनिशियल थी वो 20 लाख। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा इंक्रीज थी, इसका मतलब इन्होंने बाद वाली पूछी। और कितना इंक्रीज किया था इन लोगों ने, इन्होंने इंक्रीज किया है आपका 5 लाख, इन्होंने 5 लाख को बढ़ाया था। ठीक है, तो इनिशियल है हमारी 20 लाख, इनिशियल है हमारी 20 लाख, इसमें x + 5 कर देंगे तो हमारी फाइनल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। इसमें अगर x + 5 कर देंगे तो आ जाएगी आपकी फाइनल, तो हो गई 25 लाख, तो आपका हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं इस चीज़ में, तो आपका आंसर आ गया 25 लाख। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को क्विकली। तो इस क्वेश्चन में किया गया, हमको ये बोला गया था कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो हमने आय है वो 5 लाख बढ़ाती, लेकिन जो टैक्स है ना वो पहले 12% दे रहा था और अब वो टैक्स 10% दे रहा है। अब क्या हुआ है, अब जो वो टैक्स दे रहा है ना वो पिछले वाले टैक्स से 10,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसने जो जो बातें बोली हमने वो बातें इक्वेशन की फॉर्म में लिख ली। हमने इनिशियल मान लिया कि जो हमारी सैलरी है वो x लाख रुपीज़ है और अब क्या है 5 बढ़ गई तो x + 5 होगी। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि अब जो है वो 10% टैक्स दे रहा है और पहले 12% टैक्स दे रहा था, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और हमने ये देखा कि हम जो लाख है ना उसको यूनिट मान रहे हैं सेम, हम सारी चीज़ें लाख में ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे x लाख रुपीज़ है तो हमने x लिखा, 5 लाख रुपीज़ है तो हमने 5 ही लिखा खाली। तो यहाँ पे जब 10,000 लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब इसको भी लाख में ही लिखना पड़ेगा।
और लैख के लिए हमको मालूम है 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो हमने इस 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 4 जीरो तो थे ही पहले और 5 जीरो आ गए। अब जैसे ही 5 जीरो आए ना तो हमने इस 5 जीरो को मतलब 1 लाख रुपए को एक ही लिखा, क्योंकि हम सब जगह पर 1 लाख में ही वैल्यू लिख रहे हैं। और फिर नीचे का एक तो 10 था ही, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया और हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 20 लाख। लेकिन एक्स जो था हमारा वो क्या था, एक्स हमारा इनिशियल इनकम था और हमसे पूछी गई है फाइनल इनकम। तो फाइनल इनकम में 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 लाख रुपए बढ़ाए हैं इन्होंने इनकम में, तो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी इनकम की 25 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो हमारी फाइनल इनकम होगी वो होगी 25 लाख रुपीज़। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। चलिए अब हम करते हैं आगे। अच्छा अब आप देखिए कि इसमें क्या किया जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम इनकम का ही और टैक्स का ही क्वेश्चन है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई ₹2 lakhs, but the tax on income that he has to pay has reduced from 20% to 16%। इसका मतलब ये होगी इनिशियल क्वांटिटी, ये होगी आपकी फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल इनकम और ये होगी आपकी फाइनल इनकम। ठीक बात है। हुआ क्या, मैंने मान लिया कि जो इनिशियल इनकम है वो एक्स है, एक्स रुपये है, एक्स लाख रुपीज़ है ना, एक्स लाख है। अब इन्होंने क्या बोला, जो बात वाली है ना वो क्या x+2 है, उसमें 2 लाख रुपए जोड़ दिए इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो पहले आप इनकम टैक्स लेते थे वो 20% था। इसका मतलब इस वाले केस में आप जो इनकम टैक्स ले रहे थे वो 20% था। प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 20 और 1/100 कर दिया। और इस वाले केस में कितना है, इस वाले केस में वो घटकर 16% हो गया है। मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, ही नाउ पेज सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। कह रहे हैं अब ये जो टैक्स है ना, ये इनकम थी आपकी, ये इनकम जो परसेंटेज लगी टैक्स की वो, तो ये पूरा का पूरा हो गया इनकम और टैक्स। और ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया इनकम और ये भी हो गया आपका टैक्स, ठीक है ना। और ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर हो गई, ठीक बात है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो आपका क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, एक्स इंटू 20 और अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 16 और अपॉन 100, ठीक है ना। इस 100 से ये 100 कर जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, 4 5 जा और 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो ये 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8 लाख, x की वैल्यू होगी 8 लाख रुपए। और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने इंक्रीज वैल्यू पूछी है, तो ये तो आपकी होगी इनिशियल और आपकी फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी आपकी 8 + 2, क्योंकि 2 लाख जोड़े हैं ना, तो आपकी हो जाएगी 10 लाख रुपीज़। आपका क्या फाइनल हो जाएगा, आपका फाइनल हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। ये ठीक बात है। चलिए एक बात देख लेते हैं क्विकली। इन्होंने क्या बोला है कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है ना, पहले इनिशियल में मैंने मान लिया कि x लाख रुपीज़ है, तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उसमें ना 2 और लाख रुपए जोड़ दिए, जो 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो x + 2 लाख होगी। फिर क्या ये बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं कि जो पहले आपका इनकम टैक्स था ना, जो कि 20% था, लेकिन अब जो इनकम टैक्स लग रहा है ना वो केवल 16% लग रहा है। अच्छा हमने कहा चलो ये भी बात मानी आपकी, 16% टैक्स लगा दिया। अब क्या हुआ है, अब ये बोल रहा है कि दोनों सिचुएशन में, इनिशियल और फाइनल में, आपका जो इनकम टैक्स है ना वो बराबर हो गया। तो हमने कहा चलो ठीक है बराबर हो गया है, तो आपका इज इक्वल टू को हमने दोनों को बराबर कर दिया। अच्छा फिर हमने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, और फिर जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 8 लाख रुपीज़ आ गई। तो मतलब हमारे पास जो इनिशियल इनकम है ना वो 8 लाख रुपए होगी। अब इनिशियल इनकम 8 लाख रुपए है ना, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी 8 + 2 यानी 10 लाख रुपए। फाइनल हो जाएगी 8 + 2 यानी 10 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए आपकी सैलरी बढ़ गई, तो 10 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 लाख रुपीज़। ठीक बात है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपना, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। हाँ ठीक है, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। तो आप जो है जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है पहले तो हम ये देखते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 45,000। जो कोई व्यक्ति है उसकी जो आय है वो 45,000 रुपये है और उसका जो खर्चा है वो कितना है, वो 33,000 रुपये है। अच्छा अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि जो उसकी इनकम है ना वो हमने 22% बढ़ा दी और जो खर्चा है वो 11% बढ़ा दिया। तो अब बताइए कि उसकी जो बचत है ना वो कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले वीडियोस में कर ही चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़ी जल्दी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो समझ के करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब एक यही तो काम करते हैं, आपकी जो तनख्वाह आती है या तो आप उसको बचत करते हैं, उसको सेव करते हैं, या फिर आप उसको खर्चा करते हैं, उसको है ना खर्च करते हैं। अच्छा तो उसकी इनकम कितनी बताई गई है, आपकी इनकम बताई गई है 45,000 रुपये।
ठीक बात है। खर्चा कितना बताया गया, 33,000 रुपये। इसका मतलब 45,000 रुपये आपकी इनकम है, 33,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, बचाए आपने 12,000 रुपये। ठीक है ये बात। इफ़ द इनकम इज इंक्रीज बाई 22%, इफ़ द इनकम, तो क्या हुआ, इफ़ द इनकम इज इंक्रीज बाई 22%, ठीक है। तो 22% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 22% इंक्रीज करने का मतलब आप निकालिए इसकी कितनी परसेंट होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ थोड़ा, तो 45 और इंटू 22 और अपन 0 साथ में ये 3 जीरो भी आएंगे ना, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, और ये हो गया आपके पास 450 इंटू 2 इंटू 11, तो यानी हो जाएगा 900, ठीक है ना, और 0 और 900, 9900, ये हो गया हमारे पास ये परसेंटेज, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे अगर आप चाहें ना इसको कि कैसे कैलकुलेट करना है इसको, तो आप ऐसे कीजिए 45 और जीरो है ना, तो जीरो से मैं बाद में लिखूंगा, ये 22 है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है, नीचे 2 जीरो हो गए और यहाँ पर कितना आ गया, 3 जीरो आ गए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 45 को ना आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, क्योंकि 22 में 2 होता है ना, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो है 90, ठीक है। अब बचा मेरे पास 11 और 0 और आपके 3 जीरो, ठीक बात है। अब 90 है तो क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया, 9 लिखेंगे या यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों का सम लिखेंगे जो कि है 9, ठीक है ना, तो 990 हो जाएगा, 990, और आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो से 3 जीरो है ना यहाँ पे, तो 990 आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका जो सम करके एक जीरो बचेगा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 10, 9900, ठीक है ना, तो आपका 9900 आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने एक कैलकुलेशन करी। अब जो इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन बोली जा रही है वो हमको क्या बोल रहे हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि हमारे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी इन्होंने वो किया है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, एक्सपेंडिचर जो हमारा वो 11% बढ़ा है। तो मैंने कहा चलो इसको बढ़ाते हैं 11%, तो कितना बढ़ा आपका, जो आपका 11% बढ़ा है वो हो जाएगा 33% 11%, यहाँ पे लिखते हैं नीचे थोड़ा सा, जैसे कि कैलकुलेशन है ना तो बाद में हटा भी सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, और 11% है मतलब 0 तो 0 और ये दोनों 0 हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा आप ना 33 इंटू 11 निकालिए, फिर 0 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। तो मैंने बताया था कि जब भी किसी 11 का प्रोडक्ट निकालते हैं तो इन दोनों शब्दों को ना अलग अलग लिख लो, जो भी डिजिट्स होती हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 11 को, उसको अलग अलग लिखो और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिखो। तो कितना आ गया, 363 आ गया है ना, और 363 इंटू 10 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब आपका जो पूरी वैल्यू आ गई 363 और 0 3630 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपका खर्चा बढ़ गया। आपकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ी, आपकी जो इनकम है वो बढ़ी 9,900 रुपये, और आपका जो खर्चा है वो कितना बढ़ा, वो बढ़ा 3,630 रुपये। तो इसका मतलब कितनी आपकी जो सेविंग्स है, कितने रुपये आपने बचा लिए, ये निकालते हैं। तो 0 7 और 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, तो आपका हो जाएगा 6 2 7 एंड 0, ठीक बात है। इतना आपका सेविंग्स बढ़ गया। एक बात देखिए हमने क्या किया है, हमने जो है सबसे पहले क्या किया है, इसको इनकम हमको बोला गया, इनकम क्या होता है, इनकम हमको पता है कि एक्सपेंडिचर्स और सेविंग के बराबर होता है। हमको बोला गया कि आपकी जो इनकम है वो 45,000 रुपये है और आपने जो खर्चा किया है वो 33,000 के बराबर किया है। तो हमने कहा ठीक है, तो सेविंग हमारी कितनी होगी, सेविंग होगी 12,000 रुपीज़, ठीक है। फिर हमको क्या बोला गया, फिर हमको बोला गया कि जो इनकम है ना वो 22% बढ़ा दी, 22% बढ़ा दी, तो हमने निकाल लिया 22% का मतलब हो गया 9,900, ठीक है ना। और हमको बोला गया कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो 11% बढ़ा दी, तो हमने निकाल दिया कि भाई ठीक है 11% का मतलब हो जाएगा 3,630 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, 9,900 रुपये बढ़े, लेकिन उसने खर्च केवल 3,630 रुपये किए, तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा रुपये, 12,000 रुपये तो वो सेव कर ही रहा था, इसका मतलब कुछ और भी रुपये उसने सेव किए। वो कितने सेव किए, दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 6,270 रुपये, ठीक बात है। इसका मतलब हो गया हमारे पास कि 6,270 रुपये वो जो है सेव कर रहा है, और ज़्यादा सेव कर रहा है, 12,000 तो कर ही रहा है, उसके अलावा ये अमाउंट भी सेव कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कितनी आपकी सेविंग बढ़ गई, तो 6,270 रुपये बढ़ी, और कितने पे, वो बढ़ी आपकी 12,000 पे, क्योंकि 12,000 तो इनिशियल सेविंग है ही, और हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 12 5 से 60 हो जाएगा, बचा 27, तो 12 2 24, बचा 3 और एक डेसिमल लगाए तो 30, यानी 12 2 24 और 12 5 से 60, तो 52.25% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। सेविंग्स जो हमारी 52.25% इंक्रीज होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और बार मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमको जो इनकम जो होती है हमारी एक्सपेंडिचर और सेविंग का ही सम होती है, ठीक है ना। आप कुछ पैसा सेव करते हैं और बाकी का पैसा खर्च करते हैं, है ना। तो क्या हुआ आपका, फिर आपका जो टोटल सैलरी है ना वो इन्होंने बताया कि 45,000 रुपये है, उसमें से 33,000 आपने खर्च कर दी, बच्चे को 12,000 आपने सेव कर लिए, है ना, यही तो होगा।
अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो सैलरी है ना, इनकम, वो तो है ही है, मतलब 45,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा 22% और ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कितने हैं, हमको 9,900 रुपये और ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपको खुशी होगी, स्वाभाविक सी बात है, जब सैलरी बढ़ती है तो अपने आप में खुशी तो होती है। तो आपने क्या किया, उस खुशी में आपने जो अपना एक्सपेंडिचर है ना, वो भी 11% बढ़ा दिया। यानी आप पहले 33,000 रुपये तो खर्च कर ही रहे थे, अब 33,000 के साथ साथ आप 3,630 रुपये और खर्च कर रहे हैं। ओह, क्योंकि हैप्पीनेस है भाई, खुशी तो होती है जब सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे, तो ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस पूरी सिचुएशन में हुआ ये कि आपको 9,900 रुपये मिले थे, लेकिन आपने उनमें से केवल 3,630 ही खर्च किए, बाकी बचे हुए आपने सुरक्षित कर दिए। इसका मतलब 12,000 जो आप सेव कर रहे थे, उसके अलावा आपने 6,270 रुपये सेव किए। तो कितना प्रतिशत आपने सेव किया, 6,270 आपने 6,270 सेव किए, और 12,000 तो आप पहले ही सेव कर रहे थे, तो 12,000 के ऊपर आपने सेव किए। कितने ज़्यादा सेव किए, 6,270 ज़्यादा सेव किए, और कितने पर, 12,000 पर। और परसेंटेज निकालने तो इंटू 100 भी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 52.25, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस चीज़ को क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटैम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इनकम, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ, इनकेस कुछ होता है किसी को जो परसेंटेज जो कन्वर्जन होता है ना, उसमें दिक्कत हो, तो वो आप यहाँ पर मैं कन्वर्ट करके बताऊँगा, वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। द इनकम ऑफ पी इज़ 50% मोर देन क्यू। तो इनकम ऑफ पी इज, पी की ज़्यादा है क्यू से, तो मोर देन किसके साथ आया, देन आया क्यू के साथ, यानी नीचे डिनोमिनेटर में कौन आएगा, क्यू आएगा। तो 50 और इंटू 1/100, 50 और परसेंट मतलब 1/100, तो ये 1/2 आया। तो हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो क्यू है, क्यू की वैल्यू होगी 2, और इससे एक ज़्यादा है पी, है ना, 50% ज़्यादा है ना, तो 2 का 50% 1 होता है वैसे भी, तो इससे एक ज़्यादा, यानी पी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक बात है। अगर मैं इसका रेशियो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, P/Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, एंड द इनकम ऑफ Q। अच्छा, अब एक और इन्होंने बोला है, इसका भी हम लोग थोड़ा रफ वर्क देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि आपका जो देन द इनकम ऑफ Q इज 50% मोर देन R। तो नीचे क्या आएगा, R आएगा, और 50% का मतलब 1/100। ठीक बात है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो मोर देन है, तो जिसके साथ देन आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर आर की वैल्यू 2 है तो क्यू जो है ज़्यादा है, प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्यू जो है, यहाँ पे भी पी जो है 3, यहाँ पे भी पी जो है 3 होगा, क्योंकि ज़्यादा है ना, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ना 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे आर अगर 2 है तो आपका जो क्या हो जाएगा, क्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा है ना, आर से एक ज़्यादा है क्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखें आर और क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, आर और क्यू का रेशियो 3 और 2। ठीक है, ये बात भाई, यहाँ पे क्यू दोनों में कॉमन है, लेकिन इस जगह पर क्यू जो है 2 है, इस जगह पर क्यू जो है 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो हम यहाँ पर 6 बनाएंगे, इस जगह पर भी 6 बनाएंगे क्यू को, और इस जगह पर भी क्यू को 6 बनाएंगे। जो एलसीएम होता है ना उसी को बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे 6 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। और इस वाले केस में मैं 6 बनाने के लिए क्या करूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक बात है, तो P/Q इज इक्वल टू 9/6 और R/Q इज इक्वल टू 4/6। ठीक बात है, यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या लिखा, रेशियो लिखिए आप, P रेशियो Q रेशियो R। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेशियो, क्योंकि अब आपने Q की वैल्यू को बराबर कर लिया। ठीक है ना, तो अब रेशियो को मिक्स कर सकते हैं, तो 9, 6 एंड 4। ठीक बात है। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने ये पूछा है आपका कि जो आपकी परसेंटेज है, P जो है, P की जो इनकम है वो कितना परसेंट ज़्यादा है R की इनकम से। P और R के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो P की इनकम कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और R से, तो देन R, इसका मतलब जो R है, जब से जिसके साथ आता है ना, देन आता है जिसके साथ, ऑफ आता है जिसके साथ, देन डेट ऑफ आता है जिसके साथ, वो हमेशा डिनोमिनेटर में यूज़ होते हैं। तो क्या हुआ, R जो है हमारा 4 है, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा इसमें। ठीक है, परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमको बाद में 125 होता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब कुछ। ठीक है, एक सेकंड में रफ वर्क को थोड़ा सा और अच्छे से डिमार्केट कर देता हूँ सेपरेट तरीके से, जिससे कि कोई कंफ्यूज ना हो। जस्ट अ सेकंड।
तो ये आपका रफ वर्क, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें क्या किया, एक बार दोबारा से पूरे का क्वेश्चन को विजिट कर लेते हैं। हमको बोला गया था कि जो इनकम ऑफ पी है ना वो 50% ज़्यादा है क्यू से। हमको माना कि हमने पहले क्या किया कि हमने परसेंटेज को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 50 और प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 1/2 हो गया, और ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा। अच्छा, और देन क्यू है ना, तो जो क्यू जिसके साथ देन आता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में यूज होता है, जिसके साथ देन आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में यूज होता है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 और इससे 1 ज़्यादा, तो यानी पी की वैल्यू होगी 3। तो आपने क्या कहा, ठीक है, तो पी की वैल्यू 3 होगी, क्यू की वैल्यू 2 होगी, ये हमारा पहला रेशियो बन गया, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में ये बोलते हैं द इनकम ऑफ क्यू इज 50% मोर देन, यानी जो क्यू है वो 50% ज़्यादा है आर से देन आर। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में आने वाली वैल्यू है वो है आपकी आर आगे डिनोमिनेटर में, और इससे 1 ज़्यादा वो क्यू हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा क्यू। तो आर की वैल्यू होगी 2 और क्यू की वैल्यू होगी 3, तो आर बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई इस तरीके से। अच्छा, फिर जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा तो हमने ये देखा कि यार क्यू की वैल्यू यहाँ पर तो 2 है और क्यू की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 3 है, बट हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि क्यू तो एक ही है ना, तो भाई एक की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए ना दोनों इक्वेशंस में। एक क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू कैसे हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने जो है 2 और 3 को देखा और इनका एलसीएम होता है 6, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हमने दोनों जगह पर 6 बनाने की कोशिश करी। तो ऊपर जब 2 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको फ्रैक्शन मेंटेन करने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 3 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और फ्रैक्शन मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ा। तो हमारे पास रेशियोज क्या आ गए, 9, हमारे पास रेशियोज आ गए P बाई क्यू इज इक्वल टू 9/6 एंड R बाई क्यू इज इक्वल टू 4/6। अब क्योंकि हमारी जो क्यू है ना, हम उसकी वैल्यू सेम होगी दोनों तरफ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर देंगे। तो P रेस टू Q रेशियो R क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी 9 और आपका जो Q है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और R की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक बात है। अब हमसे क्या पूछा गया, अब हमसे P और R के बीच में रिलेशन पूछा गया कि P जो है कितना प्रतिशत ज़्यादा है R से। तो कितना ज़्यादा है, एक तो 5 ज़्यादा है, 9 - 4 5 ज़्यादा है, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 4। तो R क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि देन किसके साथ आया है, से किसके साथ आया है, देन डेट ऑफ किसके साथ आया है, वो सब डिनोमिनेटर में आते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा नीचे, तो 125 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया वो अच्छे तरीके से, किसी तरीके की कोई डाउट ही नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है हमसे। चलिए, राहुल सैलरी इज 50% मोर देन। चलिए इसमें भी थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं साइड में, जैसे कि किसी को बेसिक में अगर दिक्कत हो तो वो यहाँ से हमसे समझ सकता है कि मैं कैसे फ्रैक्शंस को उनमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। हर छोटे पॉइंट को हम लोग बहुत बारीकी से कवर कर रहे हैं। और इनकेस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पर दिक्कत है, या फिर बता दीजिए कि किस जगह पर वो चीज़ डिस्कस हुई है, किस टाइम लाइन में 10 मिनट में डिस्कस हुई है, 15 मिनट में डिस्कस हुई है, किस जगह पर वो चीज़ डिस्कस की हुई है जिसमें आपको दिक्कत है। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए और उस क्वेश्चन को हम जो है रिजॉल्व कर लेंगे। उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो बना देंगे अगर ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई तो, ठीक है। चलिए, राहुल सैलरी इज 50% मोर देन रोहित सैलरी। मोर देन रोहित सैलरी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आने वाली है रोहित की सैलरी। तो 50% का मतलब क्या होता है 50, और परसेंट का मतलब हो जाएगा 1/100, ठीक बात है। तो ये आपके पास हो गया 1/2, और ज़्यादा है तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि आपके डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, आपके डिनोमिनेटर में आने वाली है आपकी रोहित की वैल्यू, क्योंकि रोहित आर ओ से डिनोट कर रहा हूँ, रोहित वो हो गया 2, ठीक है। और जो आपका राहुल है, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ वो हो जाएगा 2 + 1, यानी वो हो जाएगा 3, ठीक बात है। अब मैं रेशियो में लिख लेता हूँ, राहुल हो गया आर और रोहित हो गया आपका RO, तो रोहित हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 3, ये हो गया आपकी रेशियो, ठीक बात है। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, राहुल और रोहित का रेशियो 3:2 है, तो मैंने मान लिया कि जो राहुल की सैलरी है ना वो 3K है, और जो रोहित है उसकी जो सैलरी है वो 2K है। अच्छा, ये K क्या बवाल है, देखिए एक्चुअली में है क्या ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा R हो जाएगा 3, और मेरे पास RO भी हो जाएगा 1, RO हो जाएगा 2। अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास R हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास R की वैल्यू हो जाएगी 9, और जो मेरे पास RO है जो रोहित की सैलरी है वो हो जाएगी 6, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, n नंबर ऑफ इंटीजर्स है मेरे पास, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, फ्रैक्शन से उससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैंने K से मल्टीप्लाई किया और इस K की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो मुझको एक्जैक्ट पता चल जाएगा कि R की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है और R0 यानी जो रोहित है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे।
तो मैं इसको जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, इसको डिलीट कर देता हूँ, इससे क्लैरिटी हमारी डिस्टर्ब ना हो। चलिए अब हमने मान लिया ये चीज़, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इसका। अब क्या बोलता है ये, इफ़ राहुल सेव रुपीज़ 2250 रुपये वो सेव करता है। कैसे सेव करता है राहुल, विच इज़ 8% ऑफ हिज सैलरी। 8% ऑफ हिज सैलरी, तो राहुल की सैलरी क्या है, राहुल की सैलरी है 3K, और इसका 8% क्या होगा, इसका 8% मतलब 1/100। किसके बराबर बोला इन्होंने, ये बोला इन्होंने 2250 के बराबर, 2250 के बराबर होगी इसकी ये जो है सैलरी का 8%, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 3 7 21 और 3 5 15 और 0 आ गया, ठीक है। तो के की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 750 इंटू 100 और अपॉन 8, तो 4 2 8, 25 आ गया, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2 1 जा 2 2 3 6 2 7 14 2 5 10, ठीक बात है। तो आपके पास के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपके पास 375 और इंटू 25 हो गया, ठीक है। अच्छा, और से क्या पूछा गया है, एकदम व्हाट इज द रोहित सैलरी, जो रोहित की सैलरी है ना वो क्या होगी, रोहित की सैलरी निकालनी है मुझको, रोहित की सैलरी 2K, तो मुझको निकालनी है 2K की वैल्यू जो कि है रोहित की सैलरी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 375 इंटू 25, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 375 इंटू 50 आएगा। मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको कैसे सिंपल करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आया। 0 की परवाह हमको करनी नहीं है, क्योंकि 0 का कोई ऐसा है नहीं कि सारी डिजिट सेम हो बाकी 0 में अंतर आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, 0 5 5 25 5 7 35 37 5 15 और 18, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, रोहित की वैल्यू आ गई सैलरी 18,750, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास आ गया रोहित की इनकम। लेकिन इस वाले मेथड में ना हम कहीं पे थोड़ा सा बचा सकते थे अपना समय। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिजिटल सम का क्या हो सकता है, आप कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल कर सकते हैं डिजिटल सम को। तो मैं एक बार क्या बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल सम आप यहाँ पे कैसे लगा सकते थे, डिजिटल सम का इम्प्लीकेशन आप यहाँ पे कैसे कर सकते थे। तो मेथड 2 आप देखिए, और वो भी जब होगा जब आपने सारा मेथड कर लिया ना, बस कैलकुलेशन की बारी आई तो आप कैसे लगाएंगे। जैसे कि आपको पता था कि के की जो वैल्यू है ना वो 375 है और इंटू 25 है, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 2K की। तो क्या हो गया, 37 इंटू 5 हो गया। हालांकि बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिंपल है, हो सकता है किसी और जगह पर ना हो। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो ऑप्शंस को देखिए एक बार, ऑप्शंस की डिजिटल सम को चेक किया जाए। और डिजिटल सम मैं बता चुका हूँ इनिशियल वीडियोस में भी, और लगता है कि आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से इसको बताऊंगा। 2 + 4 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, और 11 में क्या होता है 1 + 1 यानी 2 हो गया। मुझको ना हमेशा डिजिटल सम को जब तक जोड़ते रहना संख्याओं को, जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए वैल्यू। जैसे यहाँ पे 11 आ गया था ना जोड़ के, लेकिन मैंने 11 की भी दोनों संख्याओं को जोड़ा जिससे कि 2 आ गया, क्योंकि मुझको आखिरी में एक सिंगल डिजिट वैल्यू चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इतना मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। चलिए, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 5 + 1 15 में 1 + 5 करेंगे तो 6, 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 1 + 6 7, 1 + 8 9, तो 9 तो 0 होता है अपने आप में, हटा दिया। 7 + 5 12, 1 + 2 3, ठीक बात है। तो 2 6 3 और 7 ये है इनके डिजिटल सम। अब हम देखते हैं कि हमारा डिजिटल सम क्या आता है यहाँ पे। 2 के अब हम निकालेंगे तो आपके पास 3 7 10, 10 + 5 15, 15 तो 1 + 5 6 हो गया, और इंटू 5 किया आपने, ये 5 है तो आपके पास क्या है 30, और इसका डिजिटल सम कितना है DS, वो आपका 3। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया हमारा आंसर 3rd, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर 3rd लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, एक और मेथड आप देखिए। जब आपको पता है, जब आपको फ्रैक्शंस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे ना, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आप जैसे इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिख गई है वैल्यू, मुझको जैसे ये वैल्यू दिख गई ना, तभी मेरे को एकदम से मेरी अटेंशन चलेगी उस चीज़ पे जो मुझको याद है। इसीलिए मैथ भले ही बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हों इसमें, लेकिन आपको जो है याद बहुत करनी चाहिए, याद भी रखनी है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैं तो समझूंगा बस और याद नहीं करूँगा। जैसे आपको ना के की वैल्यू बोली गई थी कि 375 है और इंटू 25 है, इंटू 25 है, ठीक है ना। और आपको बोला गया 2K की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 2K की वैल्यू क्या हो जाएगी 375 इंटू 50, ठीक बात है। ये तो कुछ भी नया नहीं अभी तक, लेकिन मुझको जैसे कि 375 दिखा ना, तो मुझको हमेशा 3/8 याद आता है। मैंने क्या बोला, मैं 0 की परवाह ही नहीं करता, क्योंकि 0 की परवाह करनी क्यों है जब आपके पास पूरे के पूरे डिजिट्स ही अलग हैं, जब सारे के सारे डिजिट्स ही दूर दूर हैं, तो हमको 0 की परवाह क्यों करनी। डेसिमल आए कितने भी 0 आए, लेकिन अगर हमारे नंबर्स मिल जाते हैं तो हमको उसी से आंसर मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने 375 देखता हूँ ना, तो मुझको इसलिए दिखाई दे जाता है कि 37.5 के बराबर होती है 3/8 की वैल्यू। तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि इसको मैं 3/8 लिख देता हूँ।
375 को 3/8 लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने 50, ठीक है ना। ये हो गया आपका 150 और ये हो गया आपका 8। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 75/4। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 बन जा 4, ठीक है ना। 4 8 जा 32, बचे डेसिमल आएगा आपका, फिर 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 18.75 आ गया। अब आप कहेंगे एग्जैक्ट सर ये तो आंसर है नहीं हमारा, तो मुझको चिंता ही नहीं है ना एग्जैक्ट की, क्योंकि मुझको 1875 जहाँ दिखेगा मैं वही आंसर टिक कर दूंगा। 1875 कहाँ दिखा मुझे, 1875 मुझको यहाँ दिखा और यही मेरा आंसर है, समझ गए आप। तो ये जो मेथड है ना, ये आपको समझना, ये आपका हो गया बेसिक मेथड। जब भी कुछ नहीं यूज़ हो रहा तो आप इसको लगाइए। ये आप जो ऑप्शंस को देखिए, डीएस यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इस वाले क्वेश्चन में आप फ्रैक्शंस याद रखिए। और क्या होता है, कई बार मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होता है तो आप फ्रैक्शन की वैल्यू में लिख लेते हैं जिससे कट जाती हैं वैल्यू। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको जो होता है ना कि आपको सारे मेथड पता होने चाहिए और एग्जाम में क्या यूज़ होगा आपका वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ये एक्चुअली जो एसएससी एग्जाम कराती है, सीपीयू का जो एग्जाम कराती है, दिल्ली एसआई और सीएपीएफ सीआईएसएफ इन सब का, तो उसमें ही पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, बहुत ही आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। द इनकम इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो आप क्या करें, मैंने मान लिया कि ए की इनकम, ये मैंने लिखा ए की इनकम और ये लिखा मैंने बी की इनकम, ठीक है ना। द इफ इनकम एज इनकम इज 40% मोर देन, आपने यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क लिख लीजिए, ये हो गया आपका रफ वर्क। इफ एज इनकम इज 20% मोर देन है, मोर देन बी है, तो मोर देन बी का मतलब हो गया आपका, मैंने इनकम क्या ए की इनकम को ए मान लिया और मैंने बी की इनकम को बी मान लिया, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और 40% का मतलब क्या होता है, 40 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और 2 और 5, तो इसका मतलब आपको पता है 2/5 और प्लस साइन क्योंकि ज़्यादा है, ठीक है, मोर है। तो 5 की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा आएगी जो मोर देन वाली वैल्यू हो, तो मतलब जो है आपकी बी, तो बी की वैल्यू होगी 5 और इससे 2 ज़्यादा हुआ ए, क्योंकि ए इज़ 40% मोर देन बी, मोर देन बी, तो मतलब बी से ज़्यादा है तो इसका मतलब 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 हो गया आपका, ठीक है। अगर ए 7 रुपये कमाता है तो बी 5 रुपये कमाएगा, इनकी इनकम हो जाएगी, ठीक बात। अब हमसे क्या बोला गया, अब मुझसे ये बोला गया इनके बीच का परसेंटेज का रिलेशन, मुझसे बोला गया है कि देन बाई व्हाट परसेंट बी इनकम इज लेस देन, मैंने क्या बोला था, देन दैट ऑफ, जिसके साथ आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपका जो 7 है वो आएगा डिनोमिनेटर में, और कितना कम है, 2 कम है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1/7 जो होता है आपका, 1/7 होता है जो आपका, वो होता है आपका 14.28% के बराबर। तो आपका जो 2/7 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 14.28 इंटू 2 यानी 28.56% के बराबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे 7 5 जो 35 होता है ना, और यहाँ पे तो 7 6 या 7 या 49 हो जाएगा, तो 28.7 चला जाएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 28.5 जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन पी होगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बहुत क्वेश्चन सिंपल है। हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया कि जो ए की सैलरी है ना वो 40% ज़्यादा है बी से, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 40% का मतलब क्या होता है, 40 और प्रतिशत मतलब 1/100। इसी रेशियो को हम फ्रैक्शन में, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5, तो बी की वैल्यू 5 हो गई तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया हमसे, उसके बाद ये बोला गया कि अब आप ये बताइए कि जो इनकम ऑफ ए है ना, जो बी है, बी की जो इनकम है वो कितना प्रतिशत कम है ए की इनकम से, तो बी की इनकम 2 कम है और ए से कितना प्रतिशत कम है ना, तो 2 कम है, और ए की वैल्यू ए से पूछा है ना, देन डेट ऑफ ए पूछा है ना, तो नीचे ए आएगा, तो 2/7 हो गया और इंटू 100, और 2/7 की वैल्यू हमको मालूम है कैसे, हमको 1/7 की वैल्यू मालूम है 14.28 होती है, तो 2/7 की वैल्यू होगी आपकी 28.56, यानी ऑप्शन हो गया हमारा 4th, ठीक बात है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको ये बात समझ में आ गई। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में ना वो मेथड बहुत कर चुके हैं, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। अब आपको स्पीड बढ़ानी है ना, तो आपको उन्हीं मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करना है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है पेपर में जब आए, तो इसीलिए इसी तरीके से आप अभी भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका हाथ सेट हो जाए कि जब भी एग्जाम में आइए क्वेश्चन तो आप तुरंत कर पाएँ। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटैम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में है क्या, ये तो मुझको सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, उसी तरीके का सेम है, चलो करते हैं, कोई बात नहीं।
इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 40%, चलिए इसको भी मैं फिर से रफ वर्क बताता हूँ। 40% को हमने अभी निकाला ही था, बाकी मैं दोबारा भी बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये हो गया आपका रफ वर्क। अच्छा, इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 40%, 40 और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 का था और 2 और 5, तो प्लस 2/5, क्योंकि प्लस इसलिए क्योंकि मोर है। तो जो आपका बी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि देन जिसके साथ आता है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ए रेशियो बी को अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, तो बी की वैल्यू होगी 5 और इससे 2 ज़्यादा है ए की वैल्यू, तो यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि बाई व्हाट परसेंटेज बीस इनकम लेस देन डेट ऑफ ए, कितना कम है, तो कम है, ए से कितना कम है, तो ए से जब निकालना होगा देन डेट ऑफ ए आएगा, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी और ए की वैल्यू कितनी है 7, और हमको परसेंटेज निकालने है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन में दे रखा है 200, ऑप्शन में हमको बिना कैलकुलेशन के दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 200/7, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। यहीं पे वो हमको लिख के दे सकते थे 28.56, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा 28.56, ठीक है ना। वन एंड द सेम थिंग है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए या फिर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो है टाइप 6 के पूरे 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिए। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और इसी तरीके की अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप हमको सपोर्ट करते रहिए, और साथ में आप हमको बता भी सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मे बी मैं बहुत ज़्यादा बेसिक करा रहा हूँ, आपको बेसिक क्लियर हो, तो आप बताइए मैं कैसे स्पीड अप करूँ, या फिर हो सकता है आपको बेसिक अभी और ज़्यादा क्लियर ना हो, मुझको और स्लो करने की ज़रूरत हो अपनी स्पीड को, तो आप वो भी मुझको सजेस्ट करके बताइए। साथ साथ आप ये भी बताइए कि आपको इस सीरीज़ के अलावा कोई और भी चीज़ चाहिए आपको, कि लेटेस्ट पैटर्न चाहिए क्वेश्चन, या फिर मैं किरण के अलावा कराऊँ आपसे जो लेटेस्ट 19 में एसएससी जितने भी एग्जाम कराता है उनके क्वेश्चंस कराऊँ आपको। तो एक्चुअली में आप जब मुझको बताएंगे ना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि अभी जो चैनल पे है ना हमारे पे 2 सीरीज़ चल रही है। पहली सीरीज़ तो किरण बुक है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा एक और सीरीज़ है जिसका नाम है 10 सेकंड सीरीज़। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो भी फेमस क्वेश्चन है और जो भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हमारे इस अपकमिंग एग्जाम्स में, तो उनको हम शॉर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसकी जो लिंक्स हैं वो मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। प्लेलिस्ट में तो है ही एक्चुअली, दोनों प्रिपेयर हमने सेपरेट तरीके से बनाई हुई है। इसके अलावा मैं इनकी जो लिंक्स है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और बेटर अप्रोच अपनी डेवलप करेंगे। चलते हैं, विदा होते हैं, धन्यवाद आपका।